बेमानी है। हमारे राजनेता, हमारे जनप्रतिनिधि अगर कथनी और करनी को समझ लें और वो अपने कर्तव्यों को निभाएं, मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि ऋषि और बिच्छानी से बचाया। कई तरह की कुरीतियां, कई तरह की विषमताएं फैली हुई हैं। कुछ असामाजिक तत्व स्वार्थ बस या अंधकार बस, जैसा कि हमारे अलमदार अब्बास ने कहा कि हम सब जागते हुए सो रहे हैं। हम अपने ही मकड़ जाल में फंसकर छोटी छोटी फैमिलियां बनाकर अपने भरती ये हमारा, ये हमारी जो सोच, जो मानसिक स्थिति जो कमजोर हो गई है, उसका ही परिणाम है। हम अपनी कथनी और करनी को समेट लें तो देश, समाज सब कुछ सुधर जाएगा। हमारे बीच में आलम बदर साहब जैसे सभी जनप्रतिनिधि हो जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो कहने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इस नाते फर्ज बनता है कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स करती क्या। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में बनी, जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक छात्र था। हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस एस कुरैशी, जस्टिस वेंकट चलैया, जस्टिस निरुला, जस्टिस आरएस पाठक जैसे लोगों ने मिलकर इस संगठन की बुनियाद डाली थी। उस बुनियाद का असर पड़ा कि हमारे बहुत सारे युवा लोग जो मानवाधिकार के लिए, उस वक्त मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जेल में कैद थे। लड़ाई चलती रही। भारत सरकार ने 1989 में इस संस्था को मान्यता दिया। हमारे अब्बास साहब ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी अथक प्रयास था कि भारत सरकार ने मानवाधिकार आयोग बनाया, लेकिन अभी भी ये दुर्भावना है कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा मानवाधिकार हनन हो रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वहां मानवाधिकार आयोग नहीं है। मानवाधिकार आयोग सभी राज्यों में हो, सभी जिलों में हो, सभी प्रखंड में हो, इसकी वकालत ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने निरंतर करता रहा है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने पूरी भारत में मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र खोलने की वकालत की। कई जगह मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र खोला और इस वक्त चल रहा है, जहां पे हम लोग वकील मुफ्त देते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हमारे बीच में कुछ एडवोकेट भी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। कानूनी सहायता देने की हमने परिपाटी की। सुप्रीम कोर्ट ने माना और इसको गांव देहात तक हम लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद लोक अदालत, जो बहुत ही धीमे गति से काम कर रहा था, उसे तेजी लाने के लिए पहल हम लोग कर रहे हैं। मध्यस्थता कोर्ट हम लोग बनाना चाहते हैं। ये सब किस लिए? ये इसलिए कि भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। 5 करोड़ केस के मतलब यह है कि अगर एक केस के पीछे हमारे भाई बंधु, उनके परिवार, उनकी बहनें चिंतित हैं, अगर 5 लोग एक परिवार में, तो 25 करोड़ की आबादी उस मकड़ जाल में उलझा हुआ है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, जज साहब क्या डेट देंगे, क्या फैसला होगा।
और उसको मारो, उसको पीटो, हम उससे बदला लेंगे, तरह तरह की भावनाएं लेकर के राष्ट्र की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए नहीं सोचता, बल्कि वो कहीं और सोच रहा है। इसलिए जरूरी है कि उन केसों को खत्म की जाए। आज हम आए दिन सुनते हैं कि जहानाबाद जेल को तोड़ दिया गया, दूसरे जेल से कैदी भाग गया। मैं इस सफर में 200 दिवसीय यात्रा जो 26 जनवरी को हमारे जयप्रकाश जी ने भी बधाई दिया कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के पर राजपथ से चले और ये 15 अगस्त को यात्रा खत्म होगी। 200 दिन की यात्रा पूरी भारत की 33 राज्यों में ये सफर कर रही है और भारत के पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान में भी जा रही है। इन सबको जोड़ने में भी भारत की ही भूमिका रही है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की रहन सहन और भारत की जो विभिन्नताएं हैं, उन सबको जोड़ने के लिए, उनमें एक सामंजस्य पैदा करने के लिए हमें ये यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी है और मानवाधिकार की जागरूकता के लिए काम करनी पड़ी। मैंने छोड़ा था कि ये जो अदालत है, ये जो केस और जहानाबाद कोर्ट, जहानाबाद जेल में हम लोग सफर में जहानाबाद पहुंचे, जेल के अंदर गए, जेल की बाहर की दुर्दशा इतनी गंदी थी, इतने गलत तरीके से जेल बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा उत्साह दिखाए तो जेल के अंदर हो सकता, जा सकता। पास में 2-2 पोल बिल्कुल दीवार से लगा हुआ खड़ा है। जब अंदर गया तो वहां 7 बैरक में 945 कैदी हैं और उनकी दयनीय स्थिति जानवर से भी बदतर। 7 बैरक के अंदर 945, यानी एक कोठरी के अंदर आप सोचिए कितना हुआ। उस हालत में मैंने उन प्रशासन को कहा, सरकार को कहा कि ये जेल एक बार नहीं 10 बार टूट सकती है, 10 बार यहां के कैदी भाग सकते हैं। ये तो एक तरफ की बात थी। दूसरी तरफ की बात ये रही कि वहां ऐसे ऐसे कैदी बंद हैं जिन पे टमाटर आलू चोरी है या थोड़ी सी आपसी रंजिश की झगड़े हैं, उन्हें जमानत देकर या उनको बाइज्जत रिहा किया जा सकता है और उससे वहां की जेल पे जो बोझ है वो खत्म हो सकता है। इसी तरह का मुबेश हमारे भारत के कई जेलों में ये हालत है जिसका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, जा रहे हैं। कई जगह हमें सरकार रोकती है, वो जानती है कि मानवाधिकार हंगामा खड़ा कर देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग बाज नहीं आ रहे और हम उनके क्रियाकलापों पे सेंध लगाते जा रहे हैं। हमारे आलम बदर साहब ने कहा कि जो सांप्रदायिक दंगे और जो जगह जगह जो हमारे राजनेता या और जो लोग कर रहे हैं, ये तो बेहतर जानते हैं क्योंकि खुद जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मानवाधिकार निष्पक्ष रूप जो हमें मिटाने की शक्ति भी रखते हैं। आज लड़ रहा है, कई राज्यों पे केस किया है, कई हमने पीआई डाला है। हमारा काम यह है तलवार के धार पे चलना। हमने कथनी और करनी में फर्क नहीं रखा, हम लोग सिर्फ काम करते हैं कलम से, कोई भाषण नहीं देते। जब यूनाइटेड नेशन में एक हंगामा है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का रक्षक है, भारत सरकार 1950 में उस पर डिक्लेरेशन पे साइन किया और सदस्य हुआ। हमारे अलमदार अब्बास ने कहा कि 58 इयर्स हो गए हमारी आजादी के, उससे ज्यादा हो गए 59 इयर्स। लेकिन मानवाधिकार पे हमारे जो जनप्रतिनिधि जब वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि मैं इनको रोजगार दूंगा, इनको सड़कें ठीक कर दूंगा, इनको जो है सूचना का अधिकार होगा, इनको और भी बहुत सारे अधिकार और कर्तव्यों की बात करके जाते हैं। उनकी प्राथमिकता होती है, लेकिन जाने नहीं बदलेगी। जब हम अपने आचरण को, जब समस्याएं नहीं होती देश में तो मानवाधिकार नहीं होता। आज समस्या विकट हो गई है, आज असमानता की खाई गहरी हो गई है, आज हम बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं, आज हमारे बीच में शोषण, दोहन, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, अत्याचार, किडनैपिंग और ना जाने क्या क्या जुल्म हम पे नहीं किए जा रहे हैं। इस जुल्म से टक्कर लेने के लिए हमें जागने की जरूरत पड़ी
और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की बुनियाद पड़ी। ये लगातार आपके लिए, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, अगर अपने बारे में बात करता तो मैं खुद IAS 87 में छोड़ चुका हूं, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट LLB हूं। अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं हाई कोर्ट में, आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी नालसा का मेंबर हूं। मैं 30, 40, 50 हजार रुपये आराम से कमा सकता हूं। मेरे पास एक नर्सिंग होम भी है और 5-6 कंपनियों में गुजार सकता हूं। आपके बीच में आने और से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक, कोहिमा तक जाने की जरूरत महसूस नहीं करता था। जब मैं झारखंड से गुजरा तो लोगों ने कहा कि दुआ जी मत जाइए, उधर बहुत ज्यादा नक्सलाइट है, उग्रवाद है, आपकी बस को उड़ा देगा, आपको भी मार देगा। मैंने कहा कि मैं जरूर जाऊं। जब मैं तमिलनाडु में गया, समझते हैं लेकिन बोलते नहीं, उन्हें 10, तब उन्होंने भाषा, तब उन्होंने पता बताया। यह ऐसी है कि इतनी विषमताओं होने के बावजूद, 18 भाषा होने के बावजूद, तरह तरह की भाषा, तरह तरह के जात, तरह तरह के खाना, तरह तरह के पहनावा होने के बावजूद हमारी देश अखंड है, विशाल है। इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं राजनेताओं से तो मैं जरूर कहूंगा कि वो भारत का दर्शन एक बार नहीं 5 बार करें, और वो बस से करें, साधारण बस से करें, वो जाकर के सर्किट हाउस में या AC बस में या हवाई जहाज से ना करें। जब मैंने कई राजनेताओं से कई राज्यों में कहा कि मुझे ये बता दीजिए कि आपके राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा कि आप कोई जिला से होंगे, उसमें कितना प्रखंड है ये बता दीजिए, कहता है कि ये भी मुझे नहीं मालूम। जब मैंने कहा कि चलिए छोड़िए, आप तो जन गण मन राष्ट्रगान जानते होंगे, यही सुना दीजिए, कहता है भाई ये सब गाना बजाना नौटंकियों का काम है, मुझे नहीं आता। ये हमारे राजनेता की छवि है, उनकी पहचान है। उनकी सोच को बदलना पड़ेगा, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। हम जो लोग अपने जनप्रतिनिधियों को भेजते हैं, उन्हें तराजू में तौल कर, देख कर, ठोक बजाकर भेजना होगा। तभी हमारे बीच में एक विकास, एक नई उमंग आएगी। और ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो युवाओं को लेकर, आप सबको लेकर एक मानव चैन बना रहा है, उस मानव चैन में अब तक 19,500 हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे भारत में। 68 सेंटर्स पे मैं काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस पावन पुण्य कार्य में, जहां हम लोग का कहना होता है कि आदमी गोरा हो या काला, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर कोई इंसान है और उस इंसान का मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में 1 to 30 आर्टिकल्स हैं, उसे पाने का हक बनता है। वो हम उसके लिए लड़ना है। और जब तक हम मानवाधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी हमारी खोखली है। इसके लिए आप सब मिलकर इस आज़ादी के लिए लड़िए, आगे आइए। यही हमारा संदेश है। इसी को लेकर हम पूरी भारत और भारत के पड़ोसी देशों में जा रहे हैं। इसमें कोई दुर्भावना नहीं। हमने भारत सरकार से लड़ा, भारत सरकार से लड़ते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें उनका प्यार भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने बात को उठाई। मैंने कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दिया जा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि गांव से शहर को जोड़ दिया जाए। मैंने भारत सरकार से मांग रखा है कि गांव में चाहे पैसा लो या ना लो, उसे 24 घंटे बिजली खाली दे दो और कुछ मत दो, कोई परियोजना ना दो, किसी तरह का कोई दान अनुदान मत दो, कोई सब्सिडी मत दो, सिर्फ बिजली 24 घंटा दे दो। फिर देखो गांव शहर से आगे कैसे निकलता है। मैंने महसूस किया है कि गांव की तरक्की बिजली के बिना बहुत पीछे जा रहा है। वहां अन्न नहीं होता, बिजली की वजह से छोटे उद्योग नहीं हो सकते। सारे बिजली महानगरों में दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए दिए जा रहे हैं, या राजनेताओं के पास जा रहे हैं जिनको 4 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ बिजली की चोरी, वो खुद पैसा नहीं देते। मुझसे और आपसे ज्यादा अगर कोई गरीब भारत में है
तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। ट्रेन में, प्लेन में, खाने में, रहने में, हर जगह सर्किट हाउस में 2 रुपया देंगे। प्लेन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, वहां आरक्षण चाहिए, उनको कम पैसे में टिकट चाहिए। लोकसभा, विधानसभा के कैंटीन में उनको 5 रुपया, 10 रुपया का खाना चाहिए। हम लोग बाहर 10, 15, 20 रुपये में खाना खाते हैं, लेकिन वो 5 रुपये में खाना खाते हैं। इससे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? फिर भी वो शान दिखाते हैं, फिर वो 10 गाड़ियों में चलते हैं, रोब दिखाते हैं, मोच को बड़ा ऊंचा करते हैं कि मैं राजनेता हूं, मैं लीडर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, तुम तो मेरे सेवक हो। मेरे दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम जनता, जो सही माने में भारत के जनाधार हैं, इस डेमोक्रेसी में राजा हैं, शेर हैं, सो गए हैं, जाग जाएं और अपने युवाओं को, अपने आसपास को जगाकर मानवाधिकार और कर्तव्यों का बोध कराते हुए निडर और निष्पक्ष होकर काम की तरफ सिर्फ ध्यान दें। मरना तो हर दिन हर आदमी को है। जहां तक मुझे राजा भोज की कहानी याद आती है, राजा भोज बहुत बच्चा थे, छोटा थे, तो उनके पूर्वजों ने, उनके लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। उन्हें कहा जाके इसे जंगल में फेंक दो, ये बड़ा होगा राजा बनेगा, इसको राजा नहीं बनने देना। तो वहां के जो जंगल के जो आदिवासी थे, एक परिपाटी हमारी शुरू से चली आ रही है कि जो मरता है, ये जिसको मारा जाता है, उससे पूछा जाता है बता भाई तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उससे भी वहां के लोगों ने कहा, तो वह उस वक्त तो कुछ माइक, भाषण या टेप की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक पत्तल पे संस्कृत में उन्होंने लिख दिया कि राजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिकंदर और ना जाने कितने बड़े बड़े हस्ती इस धरती पे आए, सब चले गए, धरती को कोई नहीं ले गया। हो सकता है आपके साथ ये धरती अवश्य जाएगा। उस राजा को आंख खुली और उसे ढूंढता हुआ पागल हो गया, और पागल होकर के वो राजा मरा था। यह हमारा इतिहास है। तो मेरे दोस्तों, कोई इस धरती को लेके नहीं जाना, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें हिम्मत के साथ लड़ना है। मरना तो कल भी है और आज भी है, फिर मरे तो शान से, जिए तो शान से। और इस आजमगढ़ की धरती पे, जहां के हमारे पूजनीय आदर्श जनाब स्वर्गीय कैफी आजमी साहब, जो हमारे इस ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के एसोसिएशन के 3 साल अध्यक्ष रहे, उन्होंने मुंबई में, दिल्ली में मीटिंग्स की। मुझसे उन्होंने कहा था कि दुआ हो सके तो हमारी आजमगढ़ की लोगों को मानवाधिकार के बारे में बात करना जाना। वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनके पास जाता और पाँव छू के कहता कि आपकी कोशिश, आपकी कथनी आज पूरी हुई है, और वो भी जयप्रकाश के हाथों। जयप्रकाश ने दिल्ली जाकर कुछ नेताओं को, कुछ युवाओं को जोड़कर संगठित किया और यहाँ आने का मार्ग प्रशस्त किया। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग काफ़ी समय से बड़े बड़े लंबे चौड़ी बातें सुनकर अपना समय दिया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें रह जाती है, बहुत सारी बातें कहना होता है। चूँकि मानवाधिकार की बात शुरू कर दी जाए तो मैं समझता हूँ, वकील साहब भी बैठे हैं, कि 365 दिन और रात बैठना पड़ेगा।